बच्चों, कल हमने वीडियो में नशा पाठ का आगे 42 और 43 पेज देखा था। अब चलिए आगे देखते हैं। इस पाठ में हम लोगों ने कल देखा था कि प्रेमचंद ईश्वरी अपने घर के लिए रवाना होते हैं। तो यहाँ पर सफ़र करते हुए वह दोनों अब यात्रा करके अपने घर पे पहुँचते हैं। स्टेशन पर उन्हें लेने के लिए ईश्वरी के घर से काफ़ी लोग आते हैं, नौकर चाकर आते हैं और सभी अपने नौकर चाकर से उनका इस प्रेमचंद के बारे में एक बहुत बड़े जमींदार के रूप में उससे मिलवाते हुए कहते हैं कि ये बहुत बड़े जमींदार के घर से हैं। यह कहते हुए अपने घर वह ले जाते हैं। घर वालों से भी वह यही बात कहते हैं कि वह एक बहुत बड़े परिवार से है, बहुत बड़े जमींदार से के घर से है। उनके सादे कपड़ों को देखकर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन ईश्वरी के कहने पर सभी लोग उनकी बातें मान जाते हैं और इस तरह उन्हें बताया जाता है कि ईश्वरी यह सादे कपड़े पहनने का उसका मतलब यही है, मकसद यही है कि वह महात्मा गांधी के भक्त हैं, जिसकी वजह से वह सिंपल कपड़े में रहते हैं और सभी उनकी सादगी को देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसके घर के लोग भी उन पे मोहित हो जाते हैं और सभी उनकी जी हजूरी करने लगते हैं। यहाँ पर ईश्वरी से प्रेमचंद पूछते हैं कि उसने उसका बढ़ा चढ़ा कर बखान क्यों किया, इतना बढ़ाकर उसके बारे में क्यों बताया, जिस पर ईश्वरी कहते हैं कि वह अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई नौकर उसका काम धाम नहीं करेगा, उसकी जी हजूरी नहीं करेगा, उनकी कोई भी बातों को नहीं मानेगा। इस तरह यह सफ़ेद झूठ बोलने के बाद भी प्रेमचंद उसके हाँ में हाँ मिलाता हुआ चलता है, उसकी बातों को मान लेता है। यहाँ पर ईश्वरी के घर में जब वह जाते हैं तो उसे सारे आव भगत मिलते हैं, मतलब नौकरों के द्वारा उनका खूब बखान होता है, मतलब उनकी बहुत खातिरदारी होती है। सारा काम उनके पास ही होकर करने लगते हैं। जब वह खाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पारंपरिक लोग रहते हैं, इसलिए खाने के लिए जब जाते हैं तो वह जूते खोल कर जाते हैं और जब वह जाते हैं तो पैर धोने के लिए उसके नौकर तैयार रहते हैं। यहाँ पर नहा धो करके वह खाना खाते हैं और जब उसके सोने के लिए आते हैं तो वहाँ एक नौकर आता है जो कहता है कि मैं आपका पैर दबा देता हूँ, सफ़र से आए हैं तो शायद आप थक गए होंगे। जिस पर ईश्वरी उनको कहता है कि पहले इनके पैर दबाइए, कुंवर साहब के पैर दबाइए, और यहाँ पर वह पैर दबाने लगता है प्रेमचंद जो लेटा हुआ था। यह सोए सोए वह महसूस करता है कि इससे पहले कभी किसी से पैर नहीं दबाए थे और यह करवाते हुए काफ़ी उसे आनंद आ रहा था। यह जो झूठ बोला गया था वह झूठ उसे आज काफ़ी अच्छा लगने लगा था। यह वही प्रेमचंद था जो पहले स्कूल के समय में जब ईश्वरी उसके साथ रहता था तो वह उसके जमींदारों की बुराई करता था, लेकिन आज वही स्थिति में आने पर वह उसी रूप में रम जाता है, उसी रूप में ढल जाता है। वह अपने कोई भी काम अब यहाँ आने के बाद जब उसे सारे ऐशो आराम मिलने लगते हैं तो वह सारे काम अपने नौकर से ही करवाने लगता है। यहाँ तक कि अपने कपड़े भी धोने के काम वह नौकरों से करवाने लगता है। कोई भी छोटा सा छोटा काम हो वह अब खुद नहीं करता है। उसे वह सोचकर यहाँ पर यह आया था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, लेकिन यहाँ पर अब वह सैर सपाटे, घूमने फिरने, शिकार करने में अब अपना सारा समय बिताने लगता है और इस तरह धीरे धीरे करके उसका समय बीतने लगता है। अब वह अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी अपने उस नौकरों पर निर्भर होने लगता है। अपने कोई भी काम वह खुद से नहीं करता। जमींदारों का जो ऐशो आराम का जो आदत होता है वह सारा आदत इसे लग जाता है और वह अपना काम कभी भी कुछ भी खुद से नहीं करता। यहाँ तक कि ईश्वरी बहुत छोटे मोटे कामों को कर भी लेता है, लेकिन यह अब कुछ भी काम अपना खुद से नहीं करता। प्रेमचंद ईश्वरी के घर में घटे घटना की एक समय की बात बताते हुए कहते हैं कि एक रात ईश्वरी दावत पे गए हुए थे और यह घर में अकेले थे। शाम का समय हो गया था और नौकर उनके कमरे में आकर लैंप नहीं जलाते हैं। उनके जो नौकर था जो जलाता था आकर वह किसी काम में व्यस्त हो जाता है। जब वह लैंप आकर जलाने के लिए आता है तो काफ़ी रात हो चुकी होती है और यह देखकर वह दिया सलाई और जो मोमबत्ती था सब कुछ उसके पास
पास रखा था, प्रेमचंद के पास रखा था, लेकिन उन्हें जमींदारों की ऐसी आदत, उस अमीरी की ऐसी आदत लग चुकी थी कि वह कोई भी कार्य खुद से नहीं कर रहे थे। जब नौकर उनके पास जलाने के लिए आता है तो वह उस पर खुद गुस्सा करते हैं, खूब उसे डांटते हैं कि मेरे घर में अगर ऐसा होता तो मैं 1 घंटे में ही उस नौकर को हटा देता। और इस तरह वह उस नौकरों को काफ़ी डांटते हैं। कुछ दिन के बाद वह बताते हैं कि एक ठाकुर रहता है, वह उनसे मिलने आता है। अचानक मिलने नहीं, उसके घर पे आता है। उन्हें अकेले देखकर वह कहता है कि मैंने सुना है आप महात्मा गांधी के भक्त हैं, आप भी मुझे अपने साथ ले चलिए, थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए और मैं आपकी वहाँ सेवा करूँगा। जिस पर ईश्वरी उन्हें कहते हैं कि अभी हमारा देश गुलाम है, क्योंकि यह जब लिखा गया था नशा, उस समय हमारा देश गुलाम था, आज़ाद नहीं हुआ था। इसलिए यहाँ पर प्रेमचंद बताते हैं कि वह ठाकुर उनसे कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलिए। जिस पर प्रेमचंद कहते हैं कि अगर हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा तुम्हें, और वहाँ पर अपना ड्राइवर बनाकर तुम्हें अपने पास रखूंगा। यह सुनकर ठाकुर बहुत खुश हो जाता है, और वह इतना खुश हो जाता है कि जाकर वह अपने घर खूब शराब पीता है, अपनी पत्नी को पीटता है और वहाँ के एक बनिए से, एक व्यापारी से उलझ पड़ता है, झगड़ा करने लगता है। इस तरह यह समय बीतता चला जाता है और जो छुट्टियां थी वह छुट्टियां भी अब खत्म होने लगती है, और अब इस तरह उसके आने का समय हो जाता है, मतलब ईश्वरी और प्रेमचंद के वापस लौटने का समय हो जाता है। यहाँ पर ईश्वरी, प्रेमचंद बताते हैं कि ईश्वरी ने पहले ही जाने के टिकट ले रखी थी, उन्हें केवल जाकर बैठना था। लेकिन दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद लौटने का समय होने की वजह से काफ़ी लोग अपना काम वाम पे वापस आ रहे थे, जिसके कारण ट्रेन में काफ़ी भीड़ रहती है और उन्हें जगह नहीं मिल पाता है। उन्हें जनरल बोगी में जगह मिलती है, जहाँ पर पैर रखने का भी जगह नहीं था। यहाँ किसी तरह ईश्वरी और प्रेमचंद उस डिब्बे में घुसते हैं, जहाँ पूरे इतनी भीड़ रहती है कि जहाँ एक पैर पे खड़े होकर के उन्हें आना पड़ता है, मतलब उन्हें खड़े होने का भी जगह नहीं था। यहाँ पर बताते हैं कि एक व्यक्ति था जो बार बार गठरी, नीचे जगह ना होने की वजह से गठरी लेकर खड़ा था, और बार बार वह प्रेमचंद के मुँह से लग रहा था। वह उसे हटाने के लिए बार बार इधर उधर कर रहे थे, कभी जाकर दरवाजे पे बैठ जाते, कभी गेट पे जाके खड़े हो जाते, कभी खिड़की पास बैठते हैं, लेकिन वह बार बार मुंह से उसके टच होने के कारण उसे प्रेमचंद को काफ़ी गुस्सा आता है। वह अपने आप को अभी भी जमींदार ही समझ रहे थे। उस झूठ के जो ताना बाना बुने थे ईश्वरी, अभी भी वह उसी में घूम रहे थे, मतलब अभी भी वह अपने आप को जमींदार ही समझ रहे थे। यहाँ पर दूसरे लोग कहते हैं कि वाह कितनी अच्छी अव्यवस्था है कि जहाँ अमीर और गरीब सभी समान रूप से एक ही साथ जनरल बोगी में सफ़र कर रहे हैं। यह मतलब इन जमींदारों, मतलब इनके पहनावे को देखकर कहते हैं कि इतना अच्छा अवसर आ गया है कि अमीर और गरीब सारे एक साथ ही चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ देर बाद यहाँ पर प्रेमचंद के जो गट्ठर है, वह गरीब व्यक्ति का जो गट्ठर रहता है उसके मुंह पे लगने के कारण उन्हें गुस्सा आ जाता है, और वह उसे हटाकर उसे 2 तमाचे जड़ देते हैं, 2 थप्पड़ लगा देते हैं। वह व्यक्ति उधर गिर जाता है और उठकर कहता है कि अगर आपको इतना ही गुस्सा आ रहा है तो आप रिजर्वेशन वाले सीट में क्यों नहीं चले गए। यह सुनकर प्रेमचंद को दोबारा गुस्सा आता है और उसे 2 थप्पड़ और लगा देता है। उसके इस व्यवहार को देखकर ट्रेन में बैठे, उस डिब्बे में बैठे बाकी लोग उसका विरोध करने लगते हैं और उसे बोलने लगते हैं, उसे भला बुरा कहने लगते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर ईश्वरी को भी बोलने लगता है कि यह तुमने क्या किया, यह तुम्हें नहीं करना चाहिए। वह डांटते हुए उसे कहते हैं, और तब जाकर उसे समझ में आता है कि वह जो जिन जमींदारों की निंदा किया करता था, उस माहौल में जाने के बाद वह भी खुद को जमींदार समझने लगा था और गरीबों की निंदा करने लगा था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उस नशे से निकलता है, उस नशे से वो बाहर आ जाता है, मतलब उस परिस्थिति से वह बाहर आ जाता है, और इस तरह प्रेमचंद का यह नशा, जो अमीरी का जो नशा होता है, वह नशा उतर जाता है और उसे समझ में आता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जहाँ वह सफ़र कर रहा है वहाँ आम आदमी भी सफ़र कर रहा था और सबके साथ उसे लेकर चलना था। और इस तरह यह आपका पाठ पूरा होता है। यह पाठ प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई बहुत ही अच्छी पाठ है। इसे एक बार आप दोबारा अवश्य पढ़ें ताकि इसके और गहराई को आप समझ सकें। अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तरों के साथ लौटते हैं। धन्यवाद।